तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एक्चुअली वेलकम बैक टू माय अनदर फेस कैम वीडियो। ये काफ़ी टाइम से मैंने फेस ओवर नहीं किए थे, वॉइस ओवर कर रहा था, इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना फेस ओवर किया जाए। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका की हिस्ट्री के ऊपर। और गाइस आज हम लोग इस चीज़ के ऊपर भी बात करने वाले हैं कि अगर करबला जैसा इंसिडेंट ना होता तो आज अमेरिका भी ना होता। तो गाइस चलिए इस फैंटास्टिक सी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं तो कहता हूँ अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। गाइस हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनके 4 अजीम खुलाफात हज़रत अबू बकर as-सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इस एम्पायर को और 30 साल तक चलाते हैं। उसके बाद रशीदुल एम्पायर 30 ईयर्स तक और चलता है और एम्पायर काफ़ी भरा हो जाता है। लाइक थोड़ा रोमन एरियाज भी फतह कर लेता है और साथ में थोड़े पर्शियन एम्पायर भी फतह कर लेता है। उसके बाद आती है वो खुलाफात ख़त्म हो जाती है और आती है बनु उमैया की खुलाफात। बनु उमैया की खुलाफात में भी काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम एम्पायर आगे जाता है। लाइक काफ़ी ज़्यादा पहले रशीदुल एम्पायर में ही फतह कर लिया था कि उस टाइम में ही जो है मुसलमान सुपर पावर बन गए थे, पर बनु उमैया वालों ने थोड़ा और फतह कर लिया, लाइक पूरा ही कर लिया, पूरा रोमन एम्पायर और पूरा पर्शियन एम्पायर। तो गाइज उसके बाद बनु उमैया की जो है खिलाफत काफ़ी देर तक चली, पर उसके बाद करबला जैसा दुखनाक हादसा होता है जिसके अंदर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो जाते हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स भी शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद अवाम के दिल में ये दुख रहता है। और इसके बाद जो है यजीद के टाइम में जो है उसके बाद बनु उमैया 70 ईयर्स तक खिलाफत और करता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि इनके सामने कोई बगावत करे, पर उसके बाद बनु उमैया का दुख एक गुस्से में बदल जाता है, लोगों का दुख एक गुस्से में बदल जाता है, जिसके बाद अब्बासी खानदान के लोग हर शहर में जाके लोगों का करबला का दुख ताज़ा करवाते थे और उनको जंग के लिए मनाते थे। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हज़ार मुसलमान जो है जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एक सिविल वॉर होती है मुसलमानों में जिसके अंदर बनु उमैया की खिलाफत को नीचे गिरा दिया जाता है और उसके बाद ऊपर आती है अब्बासी खिलाफत। ये अब्बासी खिलाफत के पहले खलीफा आते साथ ही जो है सब को ऑर्डर्स देते हैं उनकी फ़ौज को कि कहाँ पर भी बनु उमैया के लोग नज़र आते थे उनकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है। बनु उमैया के लोग अब्बासियों से बच के जो है वेस्ट में ट्रैवल करते हैं। मुसलमान तो तब स्पेन काफ़ी साल पहले ही फतह कर चुके थे, पर गाइस वो स्पेन की तरफ भागते हैं, अब्बासी खानदान भी उनके पीछे जाता है फिर से और वो स्पेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं और स्पेन को अंदर जो है अपनी इतनी ज़बरदस्त खिलाफत बनाते हैं कि आने वाले कई सालों तक स्पेन एक सुपर पावर कंट्री बन जाता है। अब्बासी कहते हैं चलो तुम स्पेन ले लो, पर आज के बाद तुम्हारा कोई एक भी बंदा जो है जो रिमेनिंग अब्बासियों की जो है टेरिटरी थी उसके अंदर कोई भी नज़र ना आए सिवाय स्पेन के। तो स्पेन के अंदर वो अब काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हुकूमत करते हैं, उनके मिनरल्स स्पेन के यूज़ करते हैं मिनरल्स को और काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं। ये देख के जो है स्पेन के पास ही 2 छोटे से क्रिश्चियन एम्पायर्स थे, तो उनके जो है ये तो आपस में लड़ते रहते थे, पर एक क्रिश्चियन एम्पायर के किंग फर्डिनेंड जो है दूसरे क्रिश्चियन एम्पायर की क्वीन इजाबेला से शादी कर लेते हैं और इस रॉयल वेडिंग के बाद ये दोनों एम्पायर्स एक हो जाते हैं और सोचते हैं क्यों ना स्पेन पे हमला किया जाए। ये दोनों एम्पायर जो हैं अपनी सारी मिलिट्री के साथ स्पेन में दाखिल होते हैं और स्पेन को इन्वेड करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो है स्पेन के ऊपर इन्वेड होता है और काफ़ी ज़्यादा मुसलमान शहीद कर दिए जाते हैं। अब पर तब मुसलमान ऐसे नहीं थे कि उनको आज की टाइम की तरह कोई पूछने वाला ना हो, इसलिए ऑटोमन एम्पायर के किंग जो है किंग बाजिद अपनी सारी रॉयल नेवी जो है उनकी तरफ भेजते हैं। उसके बाद जब उनकी रॉयल नेवी जाती है स्पेन की तरफ तो जो है स्पेन के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी जाती है। अब्बासी खिलाफत जो है वो जो है अब बस अपनी टेरिटरी में थी तो वो जो है इसके अंदर कोई हिस्सा नहीं लेती। इस तो पर ऑटोमन एम्पायर के इस जंग में शामिल होने के बाद भी 2 क्रिश्चियन एम्पायर्स क्योंकि एक हो चुके थे, इसलिए मुसलमानों के हाथ से स्पेन हमेशा के लिए निकल जाता है और वो स्पेन को फतह कर लेते हैं।
इसके बाद जो है मुसलमान जो है वो उनके हाथ से स्पेन निकल चुका था। इसलिए ईयर 1492 में, जिस साल जो है स्पेन से मुसलमान निकले थे, उसी साल ही ऑटोमन एम्पायर के किंग जो है वो दरअसल जो है जो स्पेन के क्रिश्चियन 2 एम्पायर्स थे और जो और क्रिश्चियन लोग थे वो जो है इंडिया से वो अपने स्पाइसेस लेते थे, इंडिया और चाइना से स्पाइसेस लेते थे, क्योंकि उनकी जो है स्पाइसेस जो है ना सिर्फ उनके टेस्ट के लिए उनके खानों में इस्तेमाल किए जाते थे और उनकी मेडिसिन में भी इस्तेमाल किए जाते थे। इसके पर जो है वो ऑटोमन एम्पायर के किंग उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं और एशिया से जो है उनका ईजी रूट जो है वो बंद कर देते हैं, जिसके बाद उन 2 क्रिश्चियन एम्पायर्स को पूरा अफ्रीका का चक्कर मार के उधर पहुंचना पड़ता था। इसलिए उसी साल में, जिस साल में मुसलमान स्पेन से बाहर आए थे ईयर 1492 में, उस साल ही एक बंदा क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, किंग फर्डिनेंड को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है और वो फैसला करते हैं कि वो क्रिस्टोफर कोलंबस को 3 कश्तियाँ देते हैं और उसके ऊपर पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का हुक्म दे देते हैं। ये क्रिस्टोफर कोलंबस का आइडिया था कि बस मुझे 3 कश्तियाँ चाहिए और थोड़े से लोग। इसके साथ उसने कहा कि सिर्फ थोड़ी सी दुनिया तो नहीं होगी ना, भरी होगी, इससे हमें इंडिया का कोई और ईजियर रास्ता भी मिल जाएगा। इसलिए वो उन 3 कश्तियों पे सवार हो के जो है जाते हैं और जो है वो फाइनली 1 हफ्ते के बाद लैंड पे पहुंच जाते हैं। वो उसे इंडिया समझ रहे थे पर एक्चुअली में वो इंडिया नहीं था, इसलिए उनके लोगों को भी, जो उस आइलैंड में उनको लोग देखे थे, उनको भी इंडियंस कहा जा रहा था, पर वो एक्चुअली में इंडिया नहीं था, वो आज के टाइम का द ग्रेट अमेरिका था। वो जो है अमेरिका पहुंच जाते हैं पर उसे इंडिया कहते हैं। उसके बाद जब वो पहुंचते हैं तो वो उधर देखते हैं कि वाकई ये तो इंडिया ही उनको लगा था कि ये इंडिया है, क्योंकि उधर की जो है ज़मीन भी स्पाइसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी बड़ी जगह उनको मिल गई थी। उसके अंदर वो काम करते हैं, पर जब ब्रिटिश इधर तक पहुंचता है तो वो आते साथ ही उनके लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वो उनको मार चुके थे और उनको इतनी ज़मीन का आइडिया भी नहीं था और वो इतना हार्ड वर्क भी करना चाहते थे, इसलिए वो किसी ऐसे बंदों को ढूंढ रहे थे जो कि गरीब हों पर ताकतवर भी और उनको काम की ज़रूरत हो। एक्चुअली में वो अफ्रीकन्स को पूछते नहीं हैं कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे, वो उनको डायरेक्ट किडनैप करते हैं और अपने शिप में नीचे जंजीरों से बांध के लेके चलते हैं, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। जैसे वो उनके साथ पहुंच जाते हैं तो उनके जो है किंग, ब्रिटिश के किंग जो हैं, वो उनको जो है एक और जो है नया कानून बनाते हैं कि जितने भी उन अफ्रीकन ब्लैक स्लेव्स के लोग जो बच्चे पैदा होंगे आने वाले टाइम में, वो भी ऑटोमेटिकली हम वाइट लोगों के गुलाम होंगे। इस बिल के बाद उन ब्लैक स्लेव्स के बच्चे भी ऑटोमेटिकली हमारे गुलाम बनेंगे और जैसे ही ये ऑर्डर देते हैं ऐसा ही होने लग जाता है। उसके बाद फाइनली लोगों को पता चल जाता है, जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो जाता है ईयर 1600 में, तो वो जो है इंडिया और जो है जल्दी पहुंच जाते हैं। फिर उनको पता चलता है नहीं वो कोई और जगह है, ये इंडिया है। उसके बाद जो है उधर के जो लोग उसे इंडिया से उस जगह का नाम चेंज करके अमेरिका रख देते हैं और यहीं से ही अमेरिका का नाम इस दुनिया में आता है। दरअसल जो है जिस बंदे ने अमेरिका का नाम रखा था उसका नाम खुद अमरीगो था, इसलिए उसने जो है अपने नाम से रिलेटेड ही उसका नाम अमरीका रख दिया और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। ये तो उर्दू में हम लोग अमरीका कहते हैं पर एक्चुअली में उसका नाम अमेरिका रखा गया था। उसके बाद जो है इंडिया भी वो पहुँच जाते हैं, पर इंडिया में एक जो है नए इंडियन लीडर आते हैं, टीपू सुल्तान। दरअसल जो ब्रिटिश लोग जो होते हैं वो अमेरिका को कहते हैं कि जितने भी उधर से मिनरल्स निकलेंगे उसके सारे जो है प्रॉफिट जो होगा जितना भी, वो ऑटोमेटिकली लंदन के जो है, लंदन जो कि यूके का कैपिटल है, उसके जो है उधर भेजे जाएंगे। पर इस ऑर्डर को वो फॉलो नहीं करते अमेरिकन और वो कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जिसके बाद जो है यूके वाले जो कहते हैं उनकी इतनी हिम्मत, इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी मिलिट्री अमेरिका भेजते हैं और इधर से ही अमेरिका की इंडिपेंडेंसी की वॉर शुरू होती है। इसके अंदर इंडिया में टीपू सुल्तान था और उस टाइम पे अमेरिका इंडिया की जितनी वैल्यू नहीं रखता था। अमेरिका उस टाइम पे इंडिया के सामने कुछ नहीं था, इसलिए वो सारा फोकस जो है इंडिया पे रखते हैं और टीपू सुल्तान को मार देते हैं। पर उनसे अनजाने ना अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि वो कम मिलिट्री भेजते हैं अमेरिका, इसलिए अमेरिका ये वॉर जीत जाता है और अमेरिका पहली दफ़ा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने में सक्सेसफुल हो जाती है। उसके बाद जो है उनके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं जॉर्ज वाशिंगटन और वो आते ही जो है अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना देते हैं और अब ब्रिटिश जो है वो काफ़ी सालों से अमेरिका पे जो राज कर रहे थे
उनकी हुकूमत अमेरिका पे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। वाशिंगटन जो है आते ही आते एक बिल पास करते हैं कि आज के बाद जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा वो 8 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं कर पाएगा। और 8 साल बाद जब जॉर्ज वाशिंगटन अपनी बेशक पीक पे थे तब भी वो अपनी गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, अपनी सीट से रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि उनको 8 साल हो चुके थे। और ये इनका रिज़ाइन देख के आजकल किसी भी अमेरिकन की प्रेसिडेंट की हिम्मत नहीं हुई कि वो 8 साल से ज़्यादा हुकूमत करे। इसलिए 8 साल बाद हर प्रेसिडेंट जो है रिज़ाइन कर देता है अमेरिका का, जब उसके 8 साल हुकूमत हो जाती है। उसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन के जाने के बाद उनके सबसे ज़्यादा फेमस तरीन प्रेसिडेंट बनते हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन आते ही जो है अफ्रीकन ब्लैक स्लेव्स को रिहा कर देते हैं, उनको अफ्रीका वापस भेज देते हैं। ये देख के जो ब्लैक स्लेव को जिन्होंने खरीदा हुआ था, अपने घर के काम करवाते थे, उनसे जो है मिनरल्स निकलवाते थे, वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और अमेरिका में एक सिविल वॉर आती है। इस सिविल वॉर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बुरी लड़ाई होती है और इस टाइम पे अमेरिका बहुत ज़्यादा वेपन्स बनाता है और उसके बाद अमेरिका सबसे ज़्यादा वेपन्स बनाने वाली कंट्री बन जाता है। ये सिविल वॉर तो अमेरिकन ईजीली जीत जाते हैं, पर काफ़ी मिलियंस ऑफ लोग उनके मारे जाते हैं। पर इसके बाद अमेरिका पूरी दुनिया में वेपन सप्लाई करना शुरू कर देता है। पर अमेरिका अभी इस दुनिया में पावर तो थी, पर एक सुपर पावर नहीं। वो और तरक्की हासिल करना चाहते थे, सुपर पावर बनना चाहते थे। उस टाइम पे सुपर पावर थी यूके, जर्मनी और फ्रांस। पर अमेरिका जो है किसी ऐसे टाइम का इंतज़ार कर रहा था जिसके अंदर ये तीनों सुपर पावर्स एक दूसरे से लड़ पड़े और इनकी इकॉनमी नीचे आ जाए और अमेरिका उस टाइम पे इनको वेपन सप्लाई करके अपने इकॉनमी को ऊपर ले आए। इसकी वजह से अमेरिका वेट करता है और उसके कुछ साल बाद ऐसा ही होता है, आती है वर्ल्ड वॉर 1, जिसके अंदर अमेरिका जो है अपनी इकॉनमी को सही करने में लगा हुआ था और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा वेपन्स उनको सप्लाई करता है, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ की इकॉनमी जो है डाउन होती जाती है, क्योंकि वो तीनों सुपर पावर जर्मनी, यूके और फ्रांस एक दूसरे से लड़ पड़े थे। उस टाइम में दूसरी कंट्रीज़ भी शामिल हो जाती हैं और ये वॉर वर्ल्ड वॉर 1 बन जाती है। इसके टाइम में जो है अमेरिका सबको वेपन सप्लाई कर रहा था, इसलिए उनकी इकॉनमी काफ़ी ऊपर आ रही थी, दूसरी कंट्रीज़ के नीचे जा रही थी। यूके जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अमेरिका को फोर्स करता है कि आप भी जो है इस जो है वॉर में आ जाए और हमारा साथ दें। पर अमेरिका उनकी काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने के बाद इस वर्ल्ड वॉर के लास्ट मिनट तक भी इस वॉर में जो है दाखिल नहीं होता है, जस्ट वो वेपन सप्लाई करता है सबको। उसके बाद ये वॉर ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए अमेरिका कहता है कि तुम लोग अपनी वॉर ख़त्म कर लो और कितना जो है अपनी वॉर को भरा करोगे, बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो। और इस वॉर को जब ख़त्म होती है तो जो है जर्मनी ये वॉर हार जाता है। उसके बाद जो है यूके और फ्रांस उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है उनको कहते हैं कि आपको $31 बिलियन जो है अब हमें देने पड़ेंगे, आपने काफ़ी ज़्यादा हमारा नुकसान करवाया। और उस टाइम के $31 बिलियन आज के $300 बिलियन की हैसियत रखते हैं। पर जो है जर्मनी जैसे ही इस लोन की पहली पेमेंट करता है तो उस टाइम पे वो बहुत बुरे तरीके से जो है उनकी करेंसी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और पर जो है अमेरिका की इकॉनमी आउट ऑफ नो रीज़न क्रैश कर जाती है, जिसका जो है रीज़न एक्चुअली में कोई भी नहीं जानता, जस्ट कुछ थ्योरीज हैं कि इस वजह से इनकी इकॉनमी क्रैश हुई थी। पर उस इकॉनमी क्रैश का फ़ायदा उठाते हैं जर्मनी के एक यंग लीडर जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। अब गाइज मैंने अपनी वर्ल्ड वॉर 2 की काफ़ी ज़्यादा स्टोरी जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी पिछले वीडियोस में, इसलिए डायरेक्ट जो है इसके पार्ट 3 जो हम लोगों ने बनाना था वो इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो गाइज ये वीडियो जो है हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियोस का पार्ट 3 इसी वीडियो में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइज हम लोगों ने जो है अपनी पिछली वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियो में एवैक्यूएशन पे वीडियो ख़त्म की थी, द ग्रेट एवैक्यूएशन पे। एवैक्यूएट हो चुके थे 1 मिलियन सोल्जर्स। उसके बाद जो है दूसरी कंट्रीज़ के 1 मिलियन सोल्जर्स जो है वो एवैक्यूएट हो जाते हैं और जर्मनी जो है वो तो वापस चला जाता है। जर्मनी को अभी भी उनसे कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक जूइश साइंटिस्ट थे। वो जो है उनको एटम बॉम्ब बताना कह देते हैं, एटम बॉम्ब का जरा फॉर्म उनको कहते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो आप बनाएं। उसका थोड़ा सा आपको मैं बेसिक फार्मूला बता दूंगा, उसके बाद जो है आपके इस मुल्क के साइंटिस्ट और सर्च करके इस दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे। पर जो है जर्मनी उस टाइम पे ये तो शुरू कर देता है, पर जो है जर्मनी एक गलती करता है।
एडोल्फ हिटलर कहता है कि जितना भी जर्मनी का पहले डाउनफॉल आया था वो सिर्फ और सिर्फ जूइश लोगों की वजह से आया था, यहूदी लोगों की वजह से। इसलिए वो यहूदियों को बहुत बुरे तरीके से मरवाता है। और इसके बाद क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद एक यहूदी थे, इसलिए वो जो है वो अमेरिका चले जाते हैं। पर उससे पहले वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि जर्मनी एक एटॉमिक बॉम्ब की बनाने की तैयारी कर रहा है। उसका फ़िलहाल तो मैंने उनको फार्मूला नहीं बताया है, पर उससे पहले कि वो एटॉमिक बॉम्ब बना ले, आप अपना एटॉमिक बॉम्ब बना ले ताकि ये दुनिया बच पाए और हिटलर की जो है इस दुनिया का जो है हिटलर जर्मनी जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री ना बन पाए। अगर आज उनके जर्मनी में पहला एटॉमिक बॉम्ब बन जाता तो काफ़ी सालों तक इस पूरी दुनिया हिटलर की गुलाम रहती। इसके बाद जो है अमेरिका के जो है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ये जो है लेटर पढ़ लेते हैं और आइंस्टाइन को अमेरिका बुला लेते हैं। उसके बाद जो है वो सारे साइंटिस्ट को इकट्ठा करते हैं, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को, और एक फुटबॉल स्टेडियम के नीचे इस दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद पहला एटॉमिक बॉम्ब तो बन जाता है अमेरिका में, पर हिटलर को एक बहुत बड़ा टाइप से धचका लगता है जब उसे पता चलता है कि आइंस्टाइन जो है अमेरिका चला गया है और अब हमारा एटॉमिक बॉम्ब नहीं बन सकता। और जो दूसरी कंट्री जो वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व थी वो अपनी सारी आर्मी के साथ जर्मनी पहुंच जाती हैं। जर्मनी के पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं था, इसलिए वो कंट्रीज जर्मनी पे इन्वेड कर देती हैं और जर्मनी को सरेंडर करना पड़ता है। और एडोल्फ हिटलर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते और वो और उनकी वाइफ सुसाइड कर देती हैं। वो अपने डॉग को भी पॉइजन दे देते हैं। इसके जो है इस टाइम पे जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों हार चुका था और अमेरिका बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। पर जापान वर्ल्ड वॉर 2 तो एक टाइप से ख़त्म नहीं हुई थी जब जर्मनी ख़त्म हो गया, जब जर्मनी सरेंडर कर देता है, क्योंकि अभी भी जापान लड़ रहा था उनसे। जापान जो है उसे ऑयल चाहिए था ताकि वो चाइना को पूरे तरीके से कैप्चर करे। दरअसल जो है वो जो है जापान चाइना पे इन्वेड करके चाइना को काफ़ी ज़्यादा हासिल जो है पूरा इन्वेड कर लेता है, 80% कर लेता है। पर उनके पास ऑयल नहीं था, इसलिए वो अमेरिका को कहते हैं हमें ऑयल जो है हम लोग दें, हम लोग आपको पैसे दे देंगे। पर अमेरिका कहता है, अमेरिका तब चाइना का एक काफ़ी अच्छा दोस्त था, इसलिए वो कहता है कि नहीं, पहले तुम चाइना को छोड़ो, उसके बाद हम लोग तुम्हें ऑयल देंगे। पर जो है जापान का प्रेसिडेंट हिरोहितो ऐसा करने से मना कर देता है और वो उनके पर्ल हार्बर बेस पे जो है अपने सारे जो है उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर लेके जो है पर्ल हार्बर बेस पे पहुंच जाता है उनके अमेरिका के, और जो है उसके ऊपर बॉम्बिंग करनी शुरू कर देते हैं। ये बॉम्बिंग उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद अमेरिका जो है इस बॉम्बिंग का बदला लेता है और वो जापान के अंदर इन्वेड कर देता है। जापान को काफ़ी लॉस तो हो रहा था पर वो हार नहीं मान रहे थे, इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि पूरी दुनिया तुम्हें याद करेगी। और इसके बाद जो है उनके प्रेसिडेंट जापान के हिरोहितो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर और थोड़ी बॉम्बिंग कर देंगे। पर वो इस चीज़ से अनजान थे कि उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है अमेरिका के पास, और अमेरिका जो है एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है हिरोशिमा पे। हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब गिरता है, लाखों लोग मारे जाते हैं और उन लोगों को जो है 1 सेकंड में नहीं लगता मरने में, वो स्मोक बन जाते हैं 1 सेकंड में, क्योंकि जब एटॉमिक बॉम्ब गिरता है तो जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, 5000 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। और इसके बाद जो है जापान पता कर रहा था कि हिरोशिमा पे हुआ क्या है, ऐसा हुआ क्या है। तभी उसी टाइम पे अमेरिका दूसरा एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी पे गिरा देता है और उसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ता है, वरना अमेरिका कहता है कि मैं तुम्हारे टोक्यो, अगर हमारा निशाना तुम्हारा कैपिटल टोक्यो है और उसके ऊपर हम लोग बॉम्ब गिराएंगे। बट जापान इस चीज़ का सरेंडर कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 भी अमेरिका ख़त्म करवा देता है। इसके बाद जो है अभी भी अमेरिका जो है सुपर पावर ऑलमोस्ट बन गया था, पर उसके रास्ते में एक रुकावट थी, सोवियत यूनियन। गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो जो है ये पार्ट 1 था अमेरिका की हिस्ट्री का, पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को एंड करके, तब तक के लिए गुड